एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हमारे बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है और क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो होम्योस्टेसिस है ये दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज सेम। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड एनवायरनमेंट में, आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज चेंजेस हमारे जो बॉडी का जो अंदरूनी एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता और ये एक कांस्टेंट पे बना रहता है और इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक कांस्टेंसी बनी रहना, और डायनेमिक का मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये कांस्टेंट बना रहता है और इसलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। Internal environment of the body is the extracellular fluid ECF in which the cells live। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये ही हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर जो सेल्स हैं ये रहते हैं एंड इट कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। अब ECF के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ब्लड जो कि वास्कुलर सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें, दिस इज अ ब्लड वेसल और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसका जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब सेल्स के जो बीच का जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है इसको हम बोलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। और इन दोनों फ्लूइड को ऑल टुगेदर वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ECF। ये जो ECF है ये ही होम्योस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द टू सेल्स एंड दिस इज द इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, बोथ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ECF contain nutrients, ions and all other substances necessary for the survival of the cell। अब ये ECF important क्यों है और होम्योस्टेसिस में इसका important रोल क्यों है? क्योंकि यही वो फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे आयंस और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इन सेल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। अब जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है तो फिजियोलॉजी का मतलब ही है बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग होनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी के सारे नॉर्मल लिमिट्स के अंदर हों, ना वो बढ़े ना वो कम हो। तो ये फिजियोलॉजी का जो है एक इम्पॉर्टेंट बेसिस बनाता है, कंसेप्ट बनाता है। Then it is essential for the optimal activity and survival of the cells। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा तो ये जो सेल्स हैं ये प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इनके सर्वाइवल के लिए, इनके ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए ये सेल्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, इसके लिए होम्योस्टेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, इट हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब होम्योस्टेसिस के माध्यम से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस लीड्स टू डिजीज़, है ना। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल लिमिट्स में नहीं होंगी, बढ़ेंगी या कम होंगी, तो वो डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं और उसका फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ वेरियस सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के लिए बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो क्या रोल है, लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो अगर हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है pH ऑफ द ECF विच इज 7.4।
जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो कि हमने अभी देखा था, इसका पीएच होता है 7.4। ये 7.4 पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पीएच कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस। अगर पीएच बढ़ जाएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्कलोसिस। वेदर एसिडोसिस और एल्कलोसिस दोनों ही कंडीशन हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो इस पीएच को बनाने में जो विच इज 7.4, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड है और जो किडनीज है, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स। तो हमारे ब्लड है, ब्लड के द्वारा जो भी चीज़ें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट होने के बाद में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में, और बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ तक ये पहुँचते हैं और उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से जो सेल्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, उनको मेटाबोलाइज करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस एनर्जी। फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। जो हमारा बॉडी है, हमारे ब्लड के अंदर एक प्रेशर होता है विच इज़ 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये प्रेशर भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा देन इट कैन लीड टू हेमरेज, ठीक है। कोई भी आर्टरी है उसके अंदर हेमरेज हो सकता है। ब्लड का प्रेशर कम होगा तो हमारे जो सेल्स हैं, उनको ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो अगेन ये भी नॉर्मल पे मेंटेन होना ज़रूरी है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखेंगे तो दे सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर लंग्स आते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन को ये बेसिकली बॉडी के सेल्स तक लेकर आते हैं। सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, इसको ये बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। हमारे बॉडी के लिए ये नुकसानदायक है, इट इज़ टॉक्सिक, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम देखेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आती हैं किडनीज एंड दे रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, टॉक्सिक हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सभी को बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करती हैं किडनीज, विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और किडनी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की मात्रा है ये भी पर्याप्त होनी चाहिए। अगर एक्सेस वाटर हो जाएगा तो किडनी उस वाटर को बॉडी से रिमूव कर देती हैं, और अगर वाटर कम होगा बॉडी के अंदर तो किडनीज कॉन्सेंट्रेट करती हैं यूरिन को और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस करती हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी नॉर्मल पे रहना बहुत ज़रूरी है। देन इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं स्किन, और स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, अब इसमें एक तो बाहरी टेम्परेचर होता है जिसको हम शेल टेम्परेचर बोलते हैं, और एक इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर होता है जिसको हम कोर टेम्परेचर बोलते हैं। अब बाहर वाला टेम्परेचर तो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन जो कोर टेम्परेचर है, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर है, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और वो हमारी जो होमोस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ब्लड को देखेंगे तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के माध्यम से ही न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है और ये रिमूव होता है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, है ना। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी की मसल्स आती हैं, और दूसरा हमारा जो स्केलेटल सिस्टम आता है, बोन्स आती हैं। दोनों ही जो मसल्स और स्केलेटन हैं बॉडी को एक प्रॉपर बॉडी शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड दे ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। लोकोमोशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये रिलीज करता है हार्मोन्स को। हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म
और जो रिप्रोडक्शन है उसको ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये बॉडी के बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को हम देखेंगे तो हमारे बॉडी को ये जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी के को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये बेसिकली एनगल्फ करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, और हमारे बॉडी को ये सेफ रखता है, हेल्दी रखता है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अगर हम इन पूरे सिस्टम्स के की पॉइंट्स को देखें जिनका होमियोस्टेसिस में रोल है, तो इसमें आता है पीएच ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड का जो पीएच है ये 7.4 होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कोर टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर हम देखेंगे तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बॉडी का अगर हम टोटल वाटर देखेंगे तो ये 40 लीटर्स होता है, जिसमें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड 22 लीटर्स होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इट इज 18 लीटर्स। अभी हमने पढ़ा था ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है इट इज 22 लीटर और ये जो ईसीएफ होता है इट इज 18 लीटर। देन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, बट ग्लूकोज लेवल का भी ऑप्टिमम पे नॉर्मल वैल्यू पे रहना बहुत ज़रूरी है। बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इन एनी वे हमारे बॉडी के लिए ये नुकसानदायक है। इसी तरीके से हमारे जो ब्लड है उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस का लेवल ये भी नॉर्मल पे होना ज़रूरी है, और जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ये भी नॉर्मल पे होना ज़रूरी है। अब होम्योस्टैटिक सिस्टम, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से एक्ट करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। होम्योस्टैटिक सिस्टम इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब है ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसको हम नहीं रेगुलेट करते, बॉडी अपने आप इसको रेगुलेट करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मेलिटी ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम। तो इसका जो मकसद है बेसिकली सिस्टम का वो है हमारे बॉडी के जो नॉर्मेलिटी है उसको बनाए रखना। हमारे बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं वो अपना काम अपने तरीके से नॉर्मल तरीके से करते रहें, और हमारे बॉडी में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक नॉर्मल लिमिट में रहें, ना बढ़े ना कम हो। ये काम होता है होम्योस्टैटिक सिस्टम का। अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला द सेंसर, दूसरा द कंट्रोल सेंटर या फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर, और तीसरे होते हैं द इफेक्टर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज नॉर्मल। हमारे बॉडी का ये जो सिस्टम है अभी होम्योस्टैसिस ये नॉर्मल पर है। अब अगर ये डेविएट हुआ किसी भी वजह से, हमारा कोई भी सिस्टम अगर डेविएट होता है, डेविएट का मतलब होता है नॉर्मल से हटना, बढ़ जाना या कम हो जाना। तो कोई भी अगर स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस आया और स्टिमुलस ने क्या किया, हमारे बॉडी को नॉर्मल से डेविएट किया, तो जो सेंसर्स हैं हमारे बॉडी के सबसे पहले ये एक्टिवेट होते हैं। सेंसर्स हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स इस डेविएशन को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ये भेजते हैं कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर को हम इंटीग्रेटिंग सेंटर भी बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर बेसिकली आ जाता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एंड एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम है ना। तो ये कंट्रोल सेंटर इसको असेस करता है, इस इंफॉर्मेशन को समझता है, इंटरप्रेट करता है, इंटीग्रेट करता है, और उसके बाद में सोचने समझने के बाद में ये कमांड देता है टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स के अंदर आते हैं हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो अगर मसल होगी तो वो इसको जो भी एक्शन लेना होगा इसके अगेंस्ट में, जो भी डेविएशन हुआ इसके अगेंस्ट में, तो मसल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ग्लैंड होगी तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्रेशन को प्रोड्यूस करेगी, या कोई और भी ऐसा ऑर्गन हो सकता है जो कि इस डेविएशन को डिटेक्ट करे और वो उस कमांड को फॉलो करता है। फाइनली ये जो भी डेविएशन था ये करेक्ट हो जाता है और बॉडी अपने नॉर्मलिटी पे आ जाती है ना।
तो इसको हम बोलते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योस्टैटिक सिस्टम। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, whenever body recognize the deviation of any physiological activity from the normal limit, यानी कि सेट लिमिट, तो जब भी हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि कुछ भी गड़बड़ हो गई है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है ना, बॉडी ने डिटेक्ट किया कि ये ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हमारा गड़बड़ हो गया है, तो ये सेट लिमिट से अब ये डेविएट हो गया है। द सेंसर्स डिटेक्ट द डेविएशन एंड अलर्ट द कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर डिटेक्शन हुआ, सेंसर्स ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन भेजी, द कंट्रोल सेंटर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल सेंटर के पास में इंफॉर्मेशन आई अबाउट फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड एक्टिवेट द इफेक्टर सिस्टम। तो ये पता पड़ा कंट्रोल सेंटर को कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसने कमांड किया इफेक्टर सिस्टम को, द इफेक्टर करेक्ट द डेविएशन, इफेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया बाय आइदर एक्सेलरेटिंग और इनहिबिटिंग द एक्टिविटी टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। अब डिपेंड करता है कि इसको क्या एक्शन लेना है। हो सकता है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होगा तो ब्लड प्रेशर को ये कम करेगा, अगर कम हो रहा होगा तो उसको ज़्यादा करेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग ये जो इफेक्टर्स हैं ये या तो चीज़ों को बढ़ाते हैं या चीज़ों को ये कम करते हैं, और इनका मकसद होता है टू रिस्टोर द नॉर्मलसी, नॉर्मल लिमिट्स पर ये लेकर आते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, दिस इज अचीव्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। तो होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके अंदर आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। तो इनके हम एक एक एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो नेगेटिव फीडबैक को अगर हम देखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये एक इस तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें कि सिस्टम कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जो भी चेंज हमारे बॉडी के आया है उसके अगेंस्ट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर जितने भी जो हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है, ज़्यादातर इसमें जो तरीका अपनाया जाता है दैट इज बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखें आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर ये नॉर्मल है तो कोई डेविएशन नहीं होगा और नॉर्मल लेवल पे जो थायरोक्सिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है ये होता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से थायरोक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन को सिक्रीट करने लगे, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी टू द पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी, और एंटी पिट्यूटरी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको इनहिबिट करेगी। जब टीएसएच का इनहिबिशन होगा तो जो थायरोक्सिन का लेवल ये कम हो जाएगा और कम होकर बॉडी अब इसको नॉर्मल पे लाने का कोशिश करेगी। कम का मतलब कम नहीं होगा, कम होकर यहाँ पे बढ़ रहा था तो कम होकर बॉडी इसको नॉर्मल पे लाने की कोशिश करेगी। और इसी तरीके से अगर थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो टीएसएच स्टिमुलेट होगा और थायरोक्सिन का लेवल बढ़कर ये नॉर्मल पे बॉडी लाने की इसको कोशिश करेगी। तो जो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन है इट इज अ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अ चेंज इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है, बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी है चेंज की ये सेम ही डायरेक्शन में हो रही है। और इसका एग्जाम्पल है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। अब ब्लड के कोएगुलेशन में होता क्या है, जब भी इंजरी होती है ब्लड वेसल को, तो जब भी डैमेज होगा हमारा एंडोथेलियम तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसका फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया है, इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन है अगेन इट रिजल्ट्स इन मोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो थ्रोम्बिन अपने आप ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को स्टिमुलेट कर रहा है और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर रहा है थ्रोम्बिन में। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है, थ्रोम्बिन ऑफ फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, एंड देन फाइनली देयर इज स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। फाइब्रिन के थ्रेड बनते हैं और क्लॉट बनता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है ये स्टॉप होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है।
इसलिए हम इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब जो तीसरा मैकेनिज्म है, इट इज अ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। दीज इनिशिएट रिस्पॉन्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ चेंज। अभी यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, अभी हमको ऐसा, एंटिसिपेशन का मतलब है चेंज होने वाला है। अगर हमारे बॉडी ये डिटेक्ट कर लेती है कि कोई भी चेंज होने वाला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो रिस्पॉन्स है उसको इनिशिएट करना शुरू कर देती है। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट। अब स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो टेम्परेचर है ये किसी वजह से कम हो गया, तो स्टिमुलस क्या है हमारा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर फॉल होगा, जो रिसेप्टर्स हैं जो कि फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, स्किन डिटेक्ट कर लेती है, फ्री नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट होती हैं, एफरेंट पाथवे के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन से इफरेंट पाथवे के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्लड वेसल्स में आती है, और जो ब्लड वेसल्स हैं क्या करती हैं, वेजो कंस्ट्रक्ट करती हैं। जब ब्लड वेसल्स वेजो कंस्ट्रक्ट करेंगी तो उनका सरफेस एरिया कम होगा और जो बॉडी से जो हीट लॉस है ये कम होगा। दूसरी तरफ ये स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी देयर विल बी मोर हीट प्रोडक्शन। तो एक तरफ तो हीट लॉस कम हो रहा है, दूसरी तरफ हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों ही तरीके से बेसिकली क्या होगा, देयर विल बी राइज इन हीट प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था और यहाँ पे बॉडी ने क्या किया, यहाँ पे बॉडी ने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की। तो ये जो स्टेप है, जो एग्जाम्पल है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। जब बॉडी को समझ में आ जाता है कि कुछ चेंज होने वाला है और पहले से ही वो जो रिस्पॉन्स है वो उसको लेना शुरू कर देती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने होमोस्टेसिस क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, कौन से सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में होमोस्टेसिस के लिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं होमोस्टेसिस के, क्या मैकेनिज्म है और क्या एग्जांपल्स हैं होमोस्टेसिस के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।